हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग 7वीं कक्षा का 4th चैप्टर सजीवों में पोषण के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले पोषण क्या होता है। सजीवों द्वारा पोषण तत्व ग्रहण करके उनका उपयोग करने की प्रक्रिया को पोषण कहते हैं। पोषण की हमको आवश्यकता क्यों पड़ती है? क्योंकि हम अगर कोई कार्य करते हैं तो उसके लिए हमको क्या ऊर्जा की ज़रूरत पड़ेगी, और ऊर्जा हमको कहाँ से मिलेगी? पोषण से। दूसरी क्या आवश्यकता है? हमारे शरीर की वृद्धि के लिए और विकास के लिए पोषण की आवश्यकता पड़ती है। तीसरी आवश्यकता है कि हमारे कोशिकाओं की छीजन को दूर करने के लिए और ऊतकों की देखभाल करने के लिए हमको पोषण की आवश्यकता पड़ती है। और हमारे शरीर में जो बीमारियां होती हैं उनके रोग को प्रतिकार करने के लिए या रोग प्रतिकारक क्षमता बढ़ाने के लिए पोषण की आवश्यकता पड़ती है। ये सब पोषण की आवश्यकता के बारे में है। आगे है पोषण जो है बृहद पोषण तत्व और सूक्ष्म पोषण तत्व। ये क्या है? अन्य घटकों को पोषक तत्व कहते हैं। ठीक है, तो पोषक तत्वों को दो वर्गों में विभाजित किया गया है, बृहद पोषक तत्व और सूक्ष्म पोषक तत्व। शरीर को जिन पोषकों की अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है उन्हें बृहद पोषक तत्व कहते हैं, जैसे कार्बोज, प्रथिन और वसा। फिर सूक्ष्म पोषक तत्व क्या है? शरीर को जिन पोषकों की कम मात्रा में आवश्यकता होती है उन्हें सूक्ष्म पोषक तत्व कहते हैं, जैसे खनिज, लवण और जीवन सत्व। तो ये तो था बृहद पोषक तत्व और सूक्ष्म पोषक तत्व। स्वयंपोषी पोषण और परपोषी पोषण। ठीक है, ये क्या है? स्वयंपोषी मतलब कि कुछ सजीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, वो किसी दूसरे पर निर्भर नहीं होते हैं, तो उनको क्या बोलते हैं? स्वयंपोषी। ठीक है, और कुछ सजीव होते हैं जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं और दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं, उनको क्या बोलते हैं? परपोषी। ठीक है, तो स्वयंपोषी और परपोषी हो गया। स्वयंपोषी मतलब जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं होते, उनको बोलते हैं स्वयंपोषी पोषण। और जो पोषण की जिस विधि में सजीव जो है अन्य सजीवों जैसे वनस्पति या प्राणियों पर निर्भर रहता है उनको परपोषी पोषण कहते हैं। तो स्वयंपोषी वनस्पतियाँ क्या है? ऐसी वनस्पतियाँ जो अपना भोजन स्वयं बनाती हैं। इसका मतलब इन वनस्पतियों में क्लोरोफिल या पर्णहरित पाया जाता है, जिसकी वजह से वनस्पतियाँ प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करती हैं और अपना भोजन स्वयं बनाती हैं। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए हमको क्या क्या आवश्यकता पड़ती है? सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है, ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है, कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता पड़ती है, और इसमें पर्णहरित जो होता है पत्तियों में उसकी आवश्यकता पड़ती है, और पानी, खनिज और लवण। ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण के लिए हमको सूर्य प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड, पर्णहरित, पानी, खनिज और लवण इनकी आवश्यकता पड़ती है। इनके द्वारा वनस्पतियाँ क्या करती हैं? अपना भोजन स्वयं बनाती हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा। इसमें क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन मुक्त होता है। ठीक है, यहाँ पर रिएक्शन लिखा है, कार्बन डाइऑक्साइड पानी के साथ मिलेगा, प्रकाश ऊर्जा और पर्णहरित के साथ ग्लूकोज बनाएगा और ऑक्सीजन मुक्त करेगा। यही इसका भोजन है। ठीक है, और ऑक्सीजन निकलती है। हमको पता है वनस्पतियाँ कार्बन डाइऑक्साइड लेती हैं और ऑक्सीजन देती है, तो यही पर देखिए यहाँ पर कि वनस्पतियाँ कार्बन डाइऑक्साइड ले रही हैं और ऑक्सीजन को रिलीज कर रही हैं। ठीक है, तो एक प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा वनस्पतियाँ अपना भोजन स्वयं बनाती हैं। नेक्स्ट आगे है कि वनस्पतियों की परिवहन व्यवस्था। वनस्पतियों में दो तरह की परिवहन व्यवस्थाएं पाई जाती हैं। ठीक है, एक है जलवाहिनी, दूसरा है रसवाहिनी। तो जलवाहिनी काम क्या करता है कि जो वनस्पतियों की जड़ें होती हैं, ठीक है, इन जड़ों से ये क्या करेगा? जड़ पानी को और विभिन्न प्रकार के लवण को ऊपर ले जाएगा और इनके हर पार्ट में पहुंचाएगा। ये काम कौन करता है? जलवाहिनी। और रसवाहिनी क्या करती है कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा जब वनस्पतियाँ अपना भोजन बनाती हैं उनको फिर जो है शरीर इसके वनस्पतियों के हर भाग तक पहुंचाने का काम करता है। तो दो तरह का है इसमें परिवहन व्यवस्था, एक नीचे से ऊपर जाता है, दूसरा ऊपर से नीचे आता है। ठीक है, तो नीचे से ऊपर जो जाने वाला परिवहन व्यवस्था है जिसमें आपका पानी, लवण
आदि ऊपर जाते हैं, वो कौन सा काम करता है? जलवाहिनी करती है। और रसवाहिनी क्या करती है कि वनस्पतियाँ जब प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा अपना भोजन बना लेती हैं तो उनको नीचे तक पहुंचाना इनका काम होता है। तो जलवाहिनी और रसवाहिनी ये दो परिवहन व्यवस्था है वनस्पतियों में। उसके बाद है नाइट्रोजन का स्थिरीकरण। नाइट्रोजन का स्थिरीकरण क्या है कि हवा में नाइट्रोजन भरपूर मात्रा में मिलता है, लेकिन वो किस रूप में होता है? गैस रूप में। तो वनस्पतियाँ उस नाइट्रोजन को ग्रहण नहीं कर पाती हैं। उनको क्या चाहिए होता है? नाइट्रोजन के यौगिक अगर होगा तो वनस्पतियाँ उसको ग्रहण करेंगी। तो नाइट्रोजन के यौगिक में रूपांतरण होना ही क्या कहलाता है? नाइट्रोजन का स्थिरीकरण। तो नाइट्रोजन के यौगिक के रूप में जब नाइट्रोजन उपलब्ध हो जाता है तो उसको वनस्पतियाँ ग्रहण कर लेती हैं। गैस के रूप में नाइट्रोजन जो वातावरण में है उनको वनस्पतियाँ ग्रहण नहीं कर पाती हैं। तो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण यही है कि गैस के रूप में जो नाइट्रोजन है उसको नाइट्रोजन के यौगिक के रूप में रूपांतरित होने को ही नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कहते हैं। तो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण दो टाइप से होता है, एक जैविक स्थिरीकरण होता है, दूसरा वायुमंडलीय स्थिरीकरण होता है। जैविक स्थिरीकरण में क्या होता है कि जो द्विबीजपत्री वनस्पतियाँ हैं इनकी जड़ों की गांठों में एक सूक्ष्म जीव पाया जाता है। ठीक है, वो सूक्ष्म जीव क्या करता है? उसका नाम है राइजोबियम। तो दो बीजपत्री वनस्पतियों की जड़ों की गांठों में यहाँ पर एक सूक्ष्म जीव पाया जाता है जिसको बोलते हैं राइजोबियम। यही राइजोबियम जो है नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के यौगिक में रूपांतरित करता है। तो ये उससे फिर वनस्पतियाँ क्या है? उसको ग्रहण कर लेती हैं। ठीक है, तो ये है जैविक स्थिरीकरण है। फिर वायुमंडलीय स्थिरीकरण क्या है कि आपको पता है कि बारिश के मौसम में आकाश में बिजली चमकती है। ठीक है, तो उस समय क्या होता है कि हवा में जो नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन है उसका रासायनिक रिएक्शन होता है, रासायनिक संयोग होता है, और इससे क्या होता है? नाइट्रिक ऑक्साइड बन जाती है। इस नाइट्रिक ऑक्साइड का पुनः ऑक्सीकरण होकर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनता है। यह नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बारिश के पानी में घुल जाता है और उसका रूपांतरण क्या हो जाता है? नाइट्रिक एसिड में हो जाता है। यही नाइट्रिक एसिड जो है अम्ल वर्षा के जल के रूप में या ज़मीन पर आ जाता है और वनस्पतियाँ इसको ग्रहण कर लेती हैं अपनी वृद्धि के लिए। तो पहला हमने नाइट्रोजन का स्थिरीकरण देखा जैविक जो सूक्ष्म जीवों द्वारा होता है, और दूसरा देखा हमने कि वायुमंडलीय स्थिरीकरण जो बिजली चमकती है बारिश के मौसम में उसके द्वारा नाइट्रोजन के यौगिक में रूपांतरण होता है, जिसके कारण वनस्पतियाँ अपने भोजन के रूप में उसको ग्रहण करती हैं। ठीक है, आगे है सहजीवी पोषण। सहजीवी पोषण में ऐसा क्या है कि दो वनस्पतियाँ एक दूसरे के ऊपर निर्भर होकर के अपना जीवन यापन करती हैं। मतलब एक दूसरे का आधार होती हैं, एक दूसरे को सहायता देती हैं। जैसे दो या अधिक सजीवों के साथ साथ रहने से पोषण, संरक्षण, परस्पर आधार आदि में सहायता मिलती है। इसी को बोलते हैं सहजीवी पोषण। कुछ वनस्पतियों की जड़ों पर फफूंदी की वृद्धि होती है। वनस्पति फफूंदी को पोषक तत्व उपलब्ध कराती है। अब देखिए एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है। वनस्पति क्या करेगी? फफूंदी को पोषक तत्व उपलब्ध कराएगी। और फफूंदी क्या करेगी? फफूंदी वनस्पति की जड़ों को लवण तथा पानी उपलब्ध कराती है। मतलब एक दूसरे के पोषक हो गए। वनस्पति क्या कर रही है? फफूंदी को पोषक तत्व दे रही है, और फफूंदी क्या कर रही है? उस वनस्पति की जड़ों को लवण और पानी उपलब्ध करा रही है। तो इस टाइप का जो पोषण होता है इनको हम लोग बोलते हैं सहजीवी पोषण। ठीक है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होना। आगे है परपोषी वनस्पतियाँ। ऐसी वनस्पतियाँ जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाती। इसका मतलब उसके अंदर पर्णहरित नहीं होता, क्लोरोफिल उसमें नहीं पाया जाता। ठीक है, जब क्लोरोफिल नहीं पाया जाता तो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाती, तो वो दूसरे के ऊपर डिपेंड होती हैं, निर्भर होती हैं। इसी को इस टाइप की वनस्पतियाँ जो होती हैं उनको बोलते हैं परपोषी वनस्पतियाँ। जैसे वृक्षादनी और अमरबेल, ये दो टाइप की वनस्पतियाँ हैं जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाती हैं। ये दूसरे वनस्पति के ऊपर डिपेंड करती हैं क्योंकि इसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। तो पर्णहरित न होने के कारण अमरबेल पूरी तरह आश्रयदाता वनस्पति पर निर्भर होती है, इसलिए उसे संपूर्ण परजीवी वनस्पति कहते हैं। क्योंकि इसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, पर्णहरित नहीं पाया जाता है, इसलिए अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाती हैं, जिसके लिए इसको क्या बोला जाता है? संपूर्ण परजीवी वनस्पति बोला जाता है। ये दूसरे वनस्पति के ऊपर डिपेंड होती हैं। ठीक है, आगे है कीटभक्षी वनस्पति।
कुछ वनस्पतियाँ कीटकों को खाकर उनके शरीर से अपना खाद्य प्राप्त करती हैं। ठीक है, कीटकों को खाती हैं और अपना भोजन प्राप्त, उससे उनका पेट भरता है। इसको ये है ड्रासेरा या बर्मानी। ठीक है, ड्रासेरा बर्मानी जो है ये क्या है, कीटभक्षी वनस्पति है। तो कुछ वनस्पतियाँ कीटकों को खाकर उनके शरीर से अपना खाद्य प्राप्त करती हैं। ऐसी वनस्पतियाँ जमीन या पानी में ऐसे स्थानों पर उगती हैं जहाँ नाइट्रोजन की कमी होती है। तो कीटभक्षी वनस्पतियाँ ऐसी जगह पर उगेंगी जहाँ नाइट्रोजन कम पाया जाता है और ये कीटकों को खाकर अपना खाद्य प्राप्त करती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है मृतोपजीवी वनस्पतियाँ। मृतोपजीवी वनस्पतियाँ सजीवों के सड़े गले मृत अवशेषों पर डिपेंड करती हैं। जो सजीव मर जाते हैं उनके मृत अवशेषों पर ऐसी वनस्पतियाँ डिपेंड होती हैं, निर्भर करती हैं। तो मृतोपजीवी वनस्पतियाँ सजीवों के सड़े गले मृत अवशेषों पर डिपेंड करती हैं। ठीक है, कुछ फफूंदियों के कारण अन्न दूषित होता है और विभिन्न प्रकार की बीमारियां होती हैं। ठीक है, और कुछ कवकों से विभिन्न प्रकार के उपयोगी औषधि बनाए जाते हैं, एंटीबायोटिक औषधि बनाई जाती हैं, ये इनके उपयोग हैं। और कुछ फफूंदियों के कारण विभिन्न प्रकार की बीमारियां भी होती हैं। वनस्पतियों के पोषक द्रव्यों के कार्य और अभाव का परिणाम, कि अगर कोई पोषक द्रव्य है इनका, उनके कार्य क्या है और उनका अगर अभाव है तो उनमें उनका क्या इफेक्ट पड़ेगा, उस पर क्या परिणाम पड़ेगा, यहाँ पर लिखा है। नाइट्रोजन का कार्य क्या है, प्रथिन, पर्णहरित और कोशिका द्रव्य इसका महत्वपूर्ण घटक है। अगर नाइट्रोजन का अभाव होगा तो क्या होगा, वृद्धि में रुकावट आएगी, पत्तियां पीली पड़ जाएंगी। फास्फोरस का कार्य क्या है, प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण। और फास्फोरस के अभाव के कारण क्या होता है, समय से पहले पत्तियों का झड़ना, फूल लगने में देरी और जड़ों की वृद्धि में रुकावट, ये इसके अभाव के दुष्परिणाम हैं। पोटेशियम का कार्य क्या है, उपापचय क्रिया के लिए आवश्यक है। और अगर पोटेशियम का अभाव होगा तो क्या होगा, तना सकरा होगा, पत्तियां मुरझा जाएंगी, कार्बोज पदार्थ तैयार नहीं होगा। मैग्नीशियम के कार्य क्या है, पर्णहरित तैयार करना। और मैग्नीशियम का अभाव होगा तो धीमी गति से वृद्धि होगी वनस्पतियों में और पत्तियां पीली पड़ जाएंगी। लौह का कार्य क्या है, पर्णहरित तैयार करना। अगर लौह की कमी होगी तो पत्तियां पीली पड़ जाएंगी। मैग्नीज का कार्य है प्रमुख संप्रेरक पदार्थों की निर्मित करना। और अगर इसकी कमी होगी तो क्या होगा, वृद्धि में रुकावट आएगी और पत्तियों में दाग लगेगा। और जिंक का कार्य क्या है, संप्रेरक तथा उनके घटकों की निर्मित करना। और अगर जिंक की कमी होगी तो क्या परिणाम होगा उसका, वृद्धि में रुकावट आएगी वनस्पतियों के और उनकी पत्तियां पीली पड़ जाएंगी। तो ये था विभिन्न वनस्पतियों के पोषक द्रव्य के कार्य और उनका अभाव में अगर उनका अभाव होता है तो क्या उसका परिणाम होता है, यहाँ पर चार्ट में दिया गया है। तो ये तो था वनस्पतियों के पोषण के बारे में। अभी हम देख रहे हैं प्राणियों के पोषण के बारे में। तो प्राणियों के पोषण के सोपान यहाँ पर लिखे हैं। देखिए, पहला काम क्या है, अन्न ग्रहण, शरीर के द्वारा भोजन ग्रहण किया जाता है। उसके बाद क्या होता है, डाइजेशन होता है, पाचन होता है। भोजन का रूपांतरण घुलनशील पदार्थों में होने की प्रक्रिया को अन्न का पाचन कहते हैं। पाचन होने के बाद क्या होता है, उसका एब्जॉर्प्शन होता है, अवशोषण होता है। पाचन के उपरांत जो घुलनशील पदार्थ मिलता है उसका ब्लड में वो अवशोषित हो जाता है, रक्त में अवशोषित हो जाता है। फिर क्या है, अगला स्टेप स्वांगीकरण। अवशोषित पदार्थ जो था, वो अवशोषित घुलनशील पोषक तत्व का शरीर की कोशिकाओं ऊतकों में परिवहन और ऊर्जा निर्मित करना, ये क्या कहलाता है, स्वांगीकरण। और लास्ट है उत्सर्जन। जो अपचित पदार्थ है या अवशोषित पदार्थ, अन्य पदार्थों का शरीर से बाहर निकल जाना, इसको बोलते हैं उत्सर्जन। तो प्राणियों के पोषण के एक चरण है, पहला अन्न ग्रहण, अन्न ग्रहण के बाद उसका पाचन होता है। पाचन के बाद जो घुलनशील पदार्थ होते हैं वो रक्त में अवशोषित हो जाते हैं। रक्त में अवशोषित होने वाले पदार्थ के बाद क्या होता है, उसको शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाया जाता है, ऊतक में और कोशिकाओं में पहुंचता है। इसको स्वांगीकरण कहते हैं। इससे ऊर्जा की निर्मित होता है। और लास्ट में जो है, जो अपचित पदार्थ है, जो वेस्ट पदार्थ है, वो शरीर से बाहर निकल जाता है, इसको बोलते हैं उत्सर्जन। तो प्राणियों के पोषण के सोपान हैं।
आगे है प्राणी समभोजी पोषण। ठीक है, तो प्राणी समभोजी पोषण में एक कोश की प्राणियों की सभी जीवन प्रक्रियाएं उनकी कोशिकाओं में ही होती हैं। अमीबा, यूग्लिना या पैरामीशियम जो हैं, इनके शरीर की सभी कोशिकाएं, सभी जीवन क्रियाएं क्या होती है, एक कोशिका के द्वारा ही होती है। और बहुकोश की प्राणी अपने भोजन मुख से ग्रहण करते हैं। और अलग अलग प्राणियों में मुख के अलग अलग भाग होते हैं। जैसे कीटक में मुख होता है इसका अवयव, उसका उदाहरण क्या है, तिलचट्टा या टिड्डा। कुतरने वाले जो कीटक होते हैं, जबड़े जैसा मुख होता है उनका अंग। तितलियों में कैसा मुंह होता है, नली जैसी सूंड होती है। मच्छर और जूं जो होता है, चूसक होती है उसके पास, सुई जैसा मुख अंग की तरफ जो है वो होते हैं। और इस तरह से अलग अलग कीटकों के मुंह का अलग अलग संरचना होती है। ठीक है, तो तिलचट्टा और टिड्डा कुतरने वाले होते हैं कीटक ये, और जो यहाँ पर तितली है या इनके सूंड जो कैसे होती हैं, नली जैसी सूंड होती है। मच्छर या जू का क्या होता है, चूसक होता है। तो कहने का मतलब है कि एक कोशिकीय प्राणी की सभी जीवन प्रक्रियाएं उनकी कोशिकाओं में होती हैं, उदाहरण अमीबा और यूग्लिना। और बहुकोशिकीय प्राणी अपना भोजन अपने मुख से ग्रहण करते हैं। भोजन के प्रकार के अनुसार प्राणियों के प्रकार निम्नलिखित हैं। अब प्राणी जो है जैसे भोजन करते हैं उस आधार पर उनको क्लासिफाई किया गया, विभाजित किया गया है। जैसे पहला है शाकाहारी प्राणी। शाकाहारी प्राणी ऐसे होते हैं जो सिर्फ घास खाते हैं, बीज खाते हैं, फल खाते हैं, उनको बोलते हैं शाकाहारी प्राणी। ठीक है, दूसरे हैं मांसाहारी प्राणी। ऐसे प्राणी जो अपने से छोटे प्राणियों को खाते हैं, उनको बोलते हैं मांसाहारी प्राणी। और सर्वभक्षी प्राणी ऐसे होते हैं जो शाकाहारी भी होते हैं और मांसाहारी होते हैं, दोनों टाइप के। जैसे बंदर, चिंपैंजी और मानव। मनुष्य जो है सर्वभक्षी है, वो घास फूस, बीज, फल भी खाता है और मांस भी खाता है। इसलिए मनुष्य क्या है, सर्वभक्षी प्राणी है। तो शाकाहारी जो खाली घास, बीज, फल खाते हैं उनको शाकाहारी प्राणी बोलते हैं। मांसाहारी प्राणी ऐसे जो विभिन्न प्रकार के प्राणियों को खाते हैं। और सर्वभक्षी क्या होते हैं, जो शाकाहारी भी होते हैं और मांसाहारी भी होते हैं। अगला है सफाई कर्ता प्राणी। ऐसे प्राणी जो मृत प्राणियों के शरीर से भोजन प्राप्त करते हैं। तो कोई प्राणी मर गया अगर, तो उनके शरीर से वो भोजन प्राप्त करेंगे और उससे क्या हो जाएगा, वो जो मरा हुआ पार्ट है वो ख़त्म हो जाएगा, उनकी सफाई कर देंगे वो। जैसे गिद्ध हुआ, कौआ हुआ, ये सफाई कर्ता प्राणी के अंतर्गत आते हैं। ये मृत प्राणियों के शरीर से अपना भोजन ग्रहण करते हैं। अगला है विघटक। कुछ सूक्ष्मजीव जो मृत प्राणियों के शरीर के अवशेषों से तथा कुछ पदार्थों का विघटन करके उससे अन्न प्राप्त करते हैं, उनको क्या बोलते हैं, विघटक कहते हैं। प्राकृतिक पदार्थों के विघटन की प्रक्रिया से सूक्ष्मजीवों का पोषण होता है। अगला है मृतोपजीवी पोषण। मृतोपजीवी पोषण क्या है, कुछ कीटक एक कोशिकीय सजीव मृत शरीर से या आसपास के द्रव रूप सेंद्रीय पदार्थ को अवशोषित कर उसका अन्न के रूप में उपयोग करते हैं। इसे मृतोपजीवी पोषण कहते हैं। जैसे मकड़ी, चींटी और मक्खी। ठीक है, ये मृतोपजीवी हो गए। आगे है परपोषी। परपोषी अभी आपको पता है, परपोषी मतलब जो दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं, निर्भर होते हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, परपोषी। ठीक है, तो कुछ प्राणी भोजन के लिए अन्य सजीवों पर निर्भर होते हैं, वे उनसे भोजन प्राप्त करते हैं। इसे ही प्राणियों का परजीवी पोषण कहते हैं। मतलब ये दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं, इसीलिए इनको बोलते हैं परजीवी। अन्य प्राणियों के शरीर के पृष्ठभाग पर रहकर उनका रक्त अवशोषित करना तथा उस रक्त द्वारा भोजन प्राप्त करने की पद्धति को बाह्य परजीवी पोषण कहते हैं। बाह्य परजीवी पोषण ऐसे परजीवी प्राणी जो किसी प्राणी के शरीर से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, लेकिन बाहरी रूप से, मतलब उसके स्किन पर चिपक के जाएंगे, उसके स्किन से उसके ब्लड को अवशोषित करके अपना भोजन प्राप्त करेंगे बाहर से, इसलिए उसको बोलते हैं बाह्य परजीवी। लेकिन कुछ ऐसे परजीवी होते हैं वो शरीर के अंदर जाते हैं। ठीक है,
शरीर के अंदर रह करके रक्त को उसको चूसते हैं या उसके द्वारा अपना भोजन अवशोषित करते हैं। तो जो शरीर के अंदर जाते रहते हैं उनको बोलते हैं अंतःपरजीवी। गोल कृमि, ये कृमि हमारे शरीर के अंदर रहकर रक्त के द्वारा अथवा प्रत्यक्ष भोजन का अवशोषण करते हैं। इस पद्धति को अंतःपरजीवी कहते हैं। ये प्राणी अंतःपरजीवी प्राणी के नाम से जाने जाते हैं। तो दो देखा, बाह्य परजीवी मतलब शरीर के बाहर से वो हमारे ऊपर डिपेंड है, शरीर के बाहर से रक्त को अवशोषित करके अपना भोजन प्राप्त करते हैं। और अंतःपरजीवी क्या है, शरीर के अंदर रह करके वो विभिन्न प्रकार के भोजन को अवशोषित करेंगे, वो उसको बोलते हैं अंतःपरजीवी। ठीक है, तो बाह्य परजीवी पोषण हो गया और अंतःपरजीवी हो गया। इस तरह से आपका 4th चैप्टर कंप्लीट हो गया। थैंक यू।